रहता, ऐसे दिन भर खिड़की पे खड़ा होकर देखता रहता, मस्जिद में देखता रहता, हमेशा देखता रहता। अब रात बेचारा कैसे काटता होगा आप सोचो। रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, रात भर कैसे सोता होगा वही जाने बेचारा। चुपचाप सो जाता था, सुबह जल्दी से उठ के फिर खिड़की के पास खड़ा हो जाता था, देखता रहता था देखता रहता था। ऐसे दिन रात दिन के बाद जस्ट अगले साल 32 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। पिछले वीडियो में यहीं तक देखे थे। आगे हम ये देखेंगे हुमायूं ने और कौन से अभियान किए। जैसे 1534-35 के आसपास गुजरात में एक शासक थे, उनका नाम था बहादुर शाह। यहाँ नाम लिखा, देख लो, बहादुर शाह। 1534 के आसपास ये बहादुर शाह जो है गुजरात में शासन कर रहे थे। इस समय हुमायूं दिल्ली में था। दिल्ली और आगरा से शासन चल रहा था मुगल वंश का। इतना तो आपको अभी क्लियर हो गया। अब ये जो बहादुर शाह था, राजस्थान में रानी कर्णवती थी। कर्णवती का नाम सुने होंगे आप, रानी कर्णवती। रानी कर्णवती राजस्थान में शासन कर रही थी। ये बहादुर शाह जो है रानी कर्णवती के शासन, जो वो महिला थी, बहादुर शाह इधर पुरुष था। वो सोचा कि इनको तो हराना आसान होगा, इसीलिए ये अपनी सेना लेकर इधर जा रहा था लड़ाई के लिए। अब एक बात बता दूं आपको, शायद आप नहीं जानते होंगे, ये जो रानी कर्णवती हैं, इनको बाबर अपनी मुंहबोली पुत्री बोला था। बाबर, हुमायूं का पापा, हुमायूं का अब्बा, बाबर ने रानी कर्णवती को अपनी मुंहबोली पुत्री कहा था। इसका मतलब क्या हो, हुमायूं मुंहबोला भाई हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब उससे इन्हें पता चला कर्णवती को, बहादुर शाह एक भयानक सेना लेकर आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने, मतलब कि हमारे राज्य को खत्म करने, 34 के आसपास की बात है, कहानी समझिए पूरा। तो इन्होंने हुमायूं के पास एक, देखो राजपूतों में एक प्रथा है कि जब किसी से सहायता मांगना हो या फिर कहीं पर कोई युद्ध पे जा रहा होता है, उसे लाल धागा भेजते हैं, लाल धागा बांधते हैं। लाल धागा शुभ होता है, जैसे कि मैंने ये हाथ में पहन रखा है, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लाल धागा जो है शुभ होता है, तो ये राजपूतों में प्रथा है। तो रानी कर्णवती ने तिलक, मतलब चंदन, और एक लाल धागा, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसा इस टाइप का लाल धागा और तिलक एक पोटली में भरकर हुमायूं के पास भेजा और सहायता मांगी। हुमायूं मुंह बोला भाई था, तो ये उसके लिए क्या हो गया, राखी हो गया। आप ये कहानी सुनोगे, रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ठीक है। तो ये वही राखी है, अब भेजी। तो यहाँ तक कहानी आप ये भी सुने होगे, हुमायूं आया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, हुमायूं आया नहीं था। क्यों नहीं आया, ये कारण नहीं जानते होगे। आज उसी कारण पे बात करते हैं। जब हुमायूं बोला था, मतलब हुमायूं उसका भाई था, मुंह बोला भाई था, तो आना चाहिए था, आया क्यों नहीं, तो इस पे बात करते हैं। देखो, जब ये इसको राखी भेजी और मांगी, सहायता मांगी, तो ये बात इसको पता चल गई, बहादुर शाह को पता चल गई कि ये हुमायूं से सहायता मांग रही है। तो वो चाहता था कि हुमायूं इसमें टांग ना लड़ाए, क्योंकि उसे पता था मुंह बोला भाई है, आएगा जरूर। इसलिए वो चाहता था हुमायूं ना आए। इसलिए इसने बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखा। हुमायूं इसमें आगरा में है। हुमायूं को पत्र लिखा कि प्रिय मित्र हुमायूं, हम इधर आक्रमण करने जा रहे हैं और हम काफिरों का वध करने जा रहे हैं। अगर तुम सच्चे मुसलमान होगे तो बीच में टांग नहीं लगाओगे। मतलब कि सच्चा मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को नहीं रोकेगा काफिरों का वध करने के लिए। बाबर गाजी का मर्तबा रखता था, याद है, गाजी का मर्तबा वही रखता है जो काफिरों को, मतलब गैर मुसलमानों को मारे। तो बोला कि तुम्हारे अब्बा गैर मुसलमानों को मारते थे, तुम भी उसी में हो, तुम भी सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारे अब्बा भी सच्चे मुसलमान थे, याद है, सारे शराब की बोतलें तोड़वा दी थी तुम्हारे अब्बा ने। तो अगर तुम भी उसी में आते हो तो तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। ऐसा जब इमोशनल ब्लैकमेल किया, इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। अब जब इतना प्यार, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया, तो ऐसा ही एक प्यार भरा पत्र उधर से भी आया था कर्णावती की तरफ से कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो मतलब गाना तो बना नहीं होगा, उन्होंने भी कुछ प्यार भरे शब्दों में मांगा होगा मदद। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई बहन के रिश्ते इसके ऊपर धर्म का रिश्ता आ गया, अल्लाह का। इसने वास्ता दे दिया अल्लाह का, अगर सच्चे मुसलमान हो तो रास्ते में नहीं आओगे। अब ऐसा बोल दिया तो हुमायूं क्या करे, हुमायूं क्या करे, हुमायूं को जाना चाहिए था, ठीक है, धर्म तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हुमायूं नहीं आया। हुमायूं नहीं आया और इसने भयंकर लूटपाट की, यहाँ पर भयंकर लूटपाट की, और ये जौहर कल्ली, रानी कर्णावती और ये क्षेत्र ये जीत लिया। बाद में हुमायूं को पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो काफिरों का वध करने नहीं गया था, इसको केवल राज्य हड़पना था। ये कोई मुसलमान का धर्म खुद नहीं मानता। हुमायूं को तो बड़ा गुस्सा आया। तब हुमायूं इसके खिलाफ 1934 के बाद, जब ये यहाँ आक्रमण करके इस क्षेत्र को लूट लेता है ना, तो 1934 से लेकर 1938 तक अभियान पे अभियान, अभियान पे अभियान, एक एक सेना भेजता रहा, तब तक जब तक इसको हरा नहीं दिया। 1938 के आसपास की बात है। हुमायूं ने यहाँ अभियान किया था और बहादुर शाह को हरा दिया। ध्यान रखना, बहादुर शाह को 38 में हरा दिया, और बोला देख
लगातार प्रयास करते करते आज सफलता मिल गई। ये आजकल आजकल आप जब परीक्षा की तैयारी करते हो तब भी यही कहा जाता है कि हार नहीं मानना चाहिए, जुटे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। देख लो हुमायूं सिखा रहा है आपको, ठीक है। बोला देख लगातार प्रयास करता रहा ना, आज सफलता मिल गई, आज तो तू गया, चल आज संधि कर और जो बोलूंगा वही करेगा। तो यहीं पर 34 से 38 4 साल बीत गया, ठीक ध्यान से सुनिएगा, 34 से 38 4 साल बीत गया। तो जब ये बोला कि आज से तो मेरी संधि की, मैं मुझसे संधि करो, जो मैं बोलूंगा वही करना, तो ये बोला बड़ा संधि संधि कर रहा है। उधर एक संधि किया तो था, कौन मानता है तुम्हारा संधि? बोला कौन नहीं मान रहा है। तो बताया कि जो शेर खां से तुमने ये चुनार वाला क्षेत्र, याद है शेर खां इधर चुनार वाले क्षेत्र, बिहार वाले क्षेत्र में था, यहाँ पर हुमायूं आक्रमण किया था, दोहरिया के युद्ध याद है 1532। तो बोला ना शेर खां संधि तोड़ दिया है, तुमने कहा था ना इधर क्षेत्र पे आक्रमण, इधर क्षेत्र मत कब्जा करना ना, वो बंगाल तक जीत लिया है, पूरा बंगाल जीत लिया है, जाकर दे उसको रोक के दिखाओ। अब हुमायूं को गुस्सा लगी, ये बात है, वहां गया है वो, ठीक है, तुझे सबक सिखाया हो ना, उससे भी सबक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर संधि करके वापस लौटता है। अब अगला नंबर किसका है? सिंपल सी बात, शेरशाह के ऊपर जाएगा। जब हुमायूं को पता चलता है कि शेरशाह बंगाल तक आक्रमण करके वहां की चीजों को जीत रहा है, वहां के क्षेत्र को जीत रहा है, तो हुमायूं से रहा नहीं गया। हुमायूं तुरंत 1538 में यहाँ संधि किया ना, 1538 में ही चुनार, ये चुनार का क्षेत्र है, यहाँ पर घेरा डाल देता है, घेर लेता है चुनार। चुनार के किले में था शेरशाह सूरी, फरीद जिसका बचपन का नाम था वो था। वो जब देखा कि हुमायूं यहाँ घेरा डाल दिया है, तो ये यहाँ से चुपके से निकलकर भागा बंगाल की तरफ। जानता था अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, इसलिए चुपके से निकलकर भागा बंगाल की तरफ। हुमायूं बोला चल बेटा, छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं भी बंगाल, ठीक है। हुमायूं पूरी सेना लेकर चला बंगाल, बंगाल जा रहा है। शेरशाह सूरी बंगाल गया। बंगाल क्यों गया शेरशाह सूरी? क्योंकि शेरशाह सूरी ने यहाँ से बंगाल तक अपना प्रशासन बढ़ा लिया था, बताया ना बंगाल जीत चुका था वो, तो बंगाल तक अपना क्षेत्र बढ़ाया था। तो यहाँ पर हुमायूं घेरा डाला, चुपके से निकल के वो भागा बंगाल, कि बंगाल चल रहा हूँ, वहां सेना मजबूत करूंगा और फिर से हुमायूं के ऊपर अटैक करूंगा, ये सोचकर भागा। अगर हुमायूं यहीं रुक गया होता तो वो जाता बंगाल से सेना लेकर वापस आता, लेकिन हुमायूं उसका काम और आसान कर दिया कि चल बेटा तू भी चल, मैं भी आ रहा हूँ बंगाल, ठीक है। तो वो गया बंगाल यहाँ, तो ये भी हुमायूं पीछे पीछे बंगाल पहुंचा। ठीक कुछ समय में दोनों बंगाल में हैं। बंगाल में एक स्थान था गौड़, गौड़ स्थान पर जब पहुंचे तो हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी की सेना लड़ी, आपस में लड़ी, जिसमें शेरशाह सूरी की सेना हार जाती है। ध्यान रखना, चुनार पर घेरा 38 में डालता है ये, ठीक है, और ये वहां से भागता है। तो जिसमें हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी की सेना जब लड़ती है तो शेरशाह सूरी फिर से हार जाता है। कहाँ? बंगाल में हार जाता है। ठीक, आप अपना नोट्स लीजिएगा, नोट्स में जो चीजें नहीं बताई गई है उसको ऐड करते जाइएगा, अच्छा नोट्स बन जाएगा। तो ये वहां जब हार जाता है तो शेरशाह सूरी फिर से वहां से भागता है इधर यहाँ घेरा डाला तो ये भागा इधर, इधर भागा, यहाँ पहुंचा हुमायूं, जब इसको यहाँ हराया तो ये फिर से इधर भागा, फिर से वापस आ गया चुनार के क्षेत्र में। अब हुमायूं को सोचा कौन दौड़ दौड़, एक तो इतनी देर में इसको हराया था, फिर आया इसको हराया, अब फिर ये बंगाल भागा, बंगाल आए, अब फिर से वापस भाग गया चुनार। अब इसके पीछे पीछे कौन दौड़े, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, सॉरी शेरशाह सूरी चुपके से भाग गया इधर, तो हुमायूं रुक गया, थक गए भाई, इतना नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है, अब्बा तो बहुत दौड़े थे, हम नहीं दौड़ पाएंगे। ये यहीं रुक गया गौड़ नामक स्थान पे, गौड़ नामक स्थान पे रुक गया। युद्ध हुआ था, लाशों की ढेर लगी थी, उसको साफ सफाई करवाया और गौड़ नामक स्थान का नाम बदल कर क्या रख दिया, जनताबाद। ध्यान रखना, बंगाल में है। अब जनताबाद का जब उसका नाम बदल के जन्नताबाद कर दिया, इसका मतलब वो जन्नत है। अब जन्नत में कोई जाएगा तो आएगा जल्दी तो हुमायूं जो है सोचा चलो कुछ दिन रुकते हैं, जन्नत का मजा लेते हैं। अब ये जन्नत में, जानते हो अफीम का शौकीन था, याद है ना, पिछली बार बताए थे ना कि जब अफीम खा के से मस्त रहता था, जब उसका उसका बेटा बाबर पूछता था हुमायूं क्या कर रहा नालायक तो वही नालायक है ये यहाँ भी आ गया है और अफीम खाकर दारू पे दारू, बोतल पे बोतल। वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वह गाना बजा के उसके बाद 2 पैग 4 पैग 8 अद्धा पौआ जो भी मिलता था सब मार के यहीं लेटा पड़ा था, ठीक है। इधर शेरशाह सूरी वापस चला आया है। अब जब यहाँ रुका ना जनताबाद में, तो एकदम से जन्नत का माहौल बना लिया, मस्त एकदम, दारू पी के अफीम पी के मस्त पड़ा रहता था। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, हुमायूं उठ जा बेटा, हुमायूं उठ जा बेटा। हुमायूं तो अफीम का आदी है, अफीम पिया तो दिन पता नहीं कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बीत गया। सोच लो, कोई वैकेंसी ही नहीं निकल रही थी मतलब कहीं लड़ाई पे ही नहीं जा रहा था, सेना भी बैठे बैठे ऊब गई, वो भी अपना दारू पिए मस्त है। अगर शेरशाह सूरी यहाँ से भाग गया, इसका मतलब बंगाल फिर से हुमायूं का हो गया। जब हुमायूं का ही बंगाल है तो चाहे जहां से जो भी निकाल के पिए, क्या दिक्कत है।
तो यहाँ पर हुमायूं ऐश कर रहा था 8 महीने, सोचो यहीं रुका रह गया। और इस 8 महीने में ये शेरशाह सूरी जो वापस आया, ये अपनी सारी कमियों को मजबूत किया और ये यहाँ के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, जैसे कि बनारस, बहराइच, कन्नौज, कड़ा मानिकपुर। तो अगर आपको मैप में दिखाना चाहें तो आपको ऐसे मिलेगा। देखो इस समय हुमायूं यहाँ है, ठीक है। आपको बनारस यहाँ मिल जाएगा, बहराइच यहाँ मिल जाएगा, और कड़ा मानिकपुर आपको यहाँ मिल जाएगा, कन्नौज आपको यहाँ मिल जाएगा, दिख रहा है। और आपको आगरा यहाँ मिलेगा, ठीक है। आगरा पीछे है। और मैंने क्या बताया था कि दिल्ली और आगरा से तो शासन चल रहा था इनका, मतलब कि मेन गढ़ क्या था, दिल्ली और आगरा। अगर हुमायूं यहाँ से लौटेगा तो उसका मेन लक्ष्य कहाँ जाने का होगा, आगरा, क्योंकि आगरा से वो शासन चला रहा था। आगरा के बाद दिल्ली गया था। आप कहीं से निकलते हो तो अपने घर ही तो जाते हो ना, तो हुमायूं घर आगरा था, उसे आगरा जाना था। तो वो 8 महीने तक आराम किया, उसके बाद निकला कि अब चलें भाई अपने घर, देखें उधर क्या हो रहा है, ठीक है। इतने 8 महीने में इस शेरशाह सूरी ने, शेर खां ने इतने जगहों पर कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र पूरे अपने कब्जे में कर लिया, इतने कब्जे में कर लिया। अब हुमायूं की सेना इधर से आ रही है, लेकिन ये क्षेत्र तो शेरशाह सूरी जीत चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि हुमायूं का रास्ता बंद हो गया है। आगरा जाएगा कैसे, या तो इधर से घूम के ऐसे घूम के जाए, लेकिन ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। जहाज तो नहीं ऊपर से उड़ के निकल जाएगा, उसको तो जाना ऐसे। उसी क्या पता शेरशाह सूरी सब जीत चुका है, उसे लगा कि चल रहे हैं अपना ही तो क्षेत्र है, आराम से चलेंगे। आते 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 जब ये बिहार में यहाँ पहुंचा, तो बिहार का चौसा, चौसा का नाम सुने आप। हुमायूं उधर से चला और आ रहा था, तो यहाँ जब बिहार के चौसा नामक स्थान पे पहुंचा, तो वो समय था 1539। 38 में गया था, याद है ना। गया वहाँ 8 महीने रुका, तो लौटेगा तो 39 आ ही जाएगा। तो 1539 और जनवरी का महीना था, ठीक है। ये यहाँ बिहार में चौसा नामक स्थान पे पहुंचा था। अब चौसा नामक स्थान पे पहुंचा था, तो वहीं से देखता है सामने वाले टीले पर शेरशाह सूरी खड़ा है कुछ सेनाओं के साथ। तो हुमायूं बोलता है अभी तो इसको मार के भगाए थे बंगाल से, ये सामने फिर खड़ा हो गया। तो वो हुमायूं बोलता है यहाँ क्या खड़ा है, हट वहां से। तो शेरशाह बोलता अपना घर है, चाहे जहाँ खड़ा हूँ, तुमसे क्या मतलब है। हुमायूं बोलता तुम्हारा घर, ये तो मेरा पूरा क्षेत्र है। बोला तुम्हारा था, अभी मेरा है, ये सब मेरा है। तो उसके बाद ये हुमायूं बोला अच्छा ठीक है चल हट, जाना है मुझे। तो शेरशाह सूरी बोला हिम्मत है तो हटा के चला जा, गुंडाई तो सबकी रहती है। कोई कोई बोले आपको हट जाए यहाँ से, हट हट जाना है मुझे, सामने वाला बोलता है ना हिम्मत है तो हटा के चला जा। तो इधर से ये भी बोले चल हट जाना है, तो बोला हिम्मत है तो हटा के दिखा, हटा के चला जा तू, तेरे अंदर अगर दम है तो मुझे रास्ते से हटा दे, चला जा। अब हुमायूं को लगा ये तो खतरे की घंटी बज रही है, ये तो वो पुराना शेरशाह सूरी नहीं है, ये तो नया रूप दिख रहा है इसका। तो मैं बोला अच्छा बेटा बताता हूँ तुमको मैं। तो बोलता है, हुमायूं बोलता है अगर तेरे में हिम्मत है तो आक्रमण करके दिखा मेरे ऊपर। हुमायूं बोलता है शेरशाह सूरी से, जनवरी का महीना 1539, जनवरी का महीना, चौसा नामक स्थान पे। हुमायूं बोलता है हिम्मत है तो मेरे ऊपर आक्रमण करके दिखा। शेरशाह सूरी बोलता है तेरे में हिम्मत है तू आक्रमण करके दिखा। दोनों में तू मैं हो गया। यही होता है ना, जब आप कभी देखते हो जब किसी को लड़ना नहीं होता है ना, तो वो कहते हैं हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखा। वो बोलता है हिम्मत हो तू हाथ लगा के दिखा। हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखा, आज दिखा देता हूँ तेरी औकात। यही 1 घंटा होता रहेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होती है। आपके आसपास भी ऐसा होता होगा। वही कहानी यहाँ चल रही थी। वो बोला हिम्मत है तू आक्रमण कर, वो बोल रहा हिम्मत है तू आक्रमण कर। हुमायूं को भी अपनी औकात समझ में आ रही थी कि वो टीले पे खड़ा है, अगर वहां से पत्थर भी फेंकेगा तो चोट लगेगी बड़ी तगड़ी, और हम लोग नीचे खड़े हैं, मुश्किल है टीले पर पत्थर पहुंचाने, वही बहुत बड़ी बात है। हुमायूं भी समझ में आ रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी समझ रहा था कि बहादुर है, अगर ऐसे लड़ेंगे तो हो सकता है हार भी जाए, तो इसीलिए तू मैं चल रहा, तू मैं, हिम्मत हो तू मार, हिम्मत है तू मार। ऐसे खड़े खड़े लगभग 5-6 महीने 7 महीने बीत गए। ये जनवरी से जून जुलाई आ गया, लेकिन दोनों सेनाएं चौसा नामक स्थान पर आमने सामने खड़ी हैं कि पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप में चक्कर में गाड़ी छूट जाती है ना, सुनियो कि नहीं। तो ये यही यहाँ हो रहा था। अब पहले आपके चक्कर में बारिश का मौसम आ जाता है, ठीक है। बारिश का मौसम हमेशा रोमांटिक नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये यहाँ का मौसम रोमांटिक नहीं है, यहाँ का मौसम खतरनाक होने वाला है। नहीं तो आप तो वो गाना सुने ना, बारिश से आ गई आके चली भी गई, एक तुम्हारे सिवा दिल में कोई आया नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ दिल में नहीं है, यहाँ तो दिल में तलवार घुसेगा अभी। तो ये सामने है, पहले आप चक्कर में कोई लड़ाई नहीं कर रहा है। 8 महीना बीत गया, उसके बाद अब हुमायूं को समझ में आ रहा है कि स्थिति खराब हो रही। इसी में बारिश आ गई, और आपको बिहार में एक नदी मिलेगी कर्मनासा नदी, जो कि गंगा की सहायक, गंगा में जाकर पानी गिराती है। भयानक बाढ़ आई कर्मनासा नदी में। कर्मनासा नाम से ही पता चला कि नाश कर देगी, ठीक है। हुमायूं नीचे था, शेरशाह सूरी टीले पर था,
तेजी से बाढ़ आया, बहुत भयानक बाढ़ हुआ, युद्ध नहीं हुआ था इसमें, बस हल्की सी झड़प हुई थी बस। इतना बाढ़ आया कि हुमायूं का सारा गोला बारूद, ढेर सारे सैनिक घोड़े सहित बह गए। और इसी में हुमायूं भी बह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसी में जानबूझकर कूद जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उसी में बह जाता है। तो अब उसी में घोड़े सहित कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि सामने शेरशाह सूरी है और ये नीचे है। अक्सर लोग किले ऊंचाई पे बनाते थे ताकि नीचे जो लोग भी हों उनको आसानी से मारा जा सके, क्योंकि ऊंचाई से नीचे आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। इसी चक्कर में शेरशाह सूरी ऊंचाई पर रुका था और हुमायूं नीचे था। ठीक आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। अपनी स्थिति को खतरे में देखकर हुमायूं पानी में कूद जाता है। ठीक है, घोड़े के साथ कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब जीत नहीं पाएंगे। अब अगर बाहर रहता तो मार दिया जाता, इसीलिए घोड़े के साथ पानी में कूद गया। हुमायूं को बेचारे को तैरना भी नहीं आता था, डूबते तो डुबकते 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 से भगा जा रहा था। उसी समय उसी नदी के किनारे निजाम खां नाम का भिस्ती था, कहीं कहीं मिलता है निजाम खां सिक्का, चाहे सिक्का मिले चाहे भिस्ती मिले, नाम निजाम खां था। कुछ लोग कहते हैं कि वो चमड़े का काम करता था, कुछ लोग कहते हैं वो मछली मार रहा था। अब कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसे तैरना आता था, ये बात सत्य है। कुछ भी हो, लेकिन इतना पता था कि वो तैरना जानता है। वो जब देखा कि एक आदमी डुबकते 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 निकलता चला जा रहा है, वो भी कूदा और गया, उसको पकड़ के खींचते हुए बाहर लाया और पेड़ दबा के पानी जितना पिया था सब बाहर निकाला। जब पेड़ दबा के पूरा पानी बाहर निकाला, उसके बाद 2 थप्पड़ लगाया हुमायूं का। जब तैरना नहीं आता पानी में क्यों कूदता है? तुम और कौन है तू, जब तुझे तैरना नहीं है तो पानी में क्यों कूद गया? तो हुमायूं बोला कि मैं जो हूं ना, तुम्हारी तो औकात नहीं कि मुझे छू लो, बस किस्मत खराब चल रही है जो तुम थप्पड़ लगा लिए, नहीं तो भी पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी औकात खत्म हो जाएगी। तो निजाम खान बोला अच्छा कौन हो भाई, बताओ तो पता चले हमें भी कौन है। तो बताया कि मैं मुगल सम्राट हुमायूं हूँ। अच्छा वही हुमायूं, तैमूर का वंशज? अच्छा होता तो डूब ही जाता। हुमायूं बोला चलो कोई बात नहीं, बच गया हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, एक दिन तुम्हें मैं बोलो क्या चाहिए। बोला पहले तो बच जा, मुझे बाद में देना जो देना है। बोला कि ठीक है, मैं अगर बच जाऊंगा, मेरी स्थिति सही हो जाएगी तो मैं तुझे दिल्ली का सम्राट बनाऊंगा एक दिन। बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं बनाता है कि नहीं। सब कहते हैं करता कौन है। तो हुमायूं जाता है वहां से, फिर बचता है, कहाँ जाता है? आगरा जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रास्ता मिल गया उससे। आगरा जाएगा, आगरा में तो उसकी मेन सैनिक वहीं पड़े हुए हैं, आगरा और दिल्ली, तो आगरा जाएगा। और ये यहाँ कहानी में बता देता हूँ कि यह युद्ध जैसे ही जीतता है, मतलब कि बिना लड़े यह युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है, और यहीं पर वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। ध्यान रखना भी दिल्ली नहीं पाया शेरशाह सूरी, लेकिन शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। और से इधर से हुमायूं आगरा आता है और ये निजाम खां को एक दिन के लिए दिल्ली का सम्राट बनाता है। और यही निजाम खां कहा जाता है चमड़े का काम करता था, इसलिए इसने चमड़े के सिक्के चलवाए, ताकि इसके लोग, जितने लोग चमड़े का व्यवसाय करते हैं उनका चमड़ा महंगा बिके, और लोग चमड़े का सिक्का बनेगा तो चमड़ा महंगा हो जाएगा, तो उनके लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि इसी ने एक बार चमड़े का सिक्का चलाया था हुमायूं के शासनकाल में, निजाम खान नामक भिस्ती ने, या फिर निजाम खां सिक्का नामक भिस्ती ने। ठीक है, याद रहेगा। संयोग से हुमायूं की जान किसी ने बचा ली। हुमायूं आ गया आगरा। आगरा आया और अपनी सेना को तैयार किया। 1 साल तक जमकर मेहनत किया। 8 महीना वहां आराम करके आया था जन्नताबाद में ना। अब उसे समझ में आया कि आराम हराम होता है। समझ में आया ना, इतिहास आपको भी सिखा रहा है, आराम हराम होता है, ध्यान रखा करो। ठीक है, ऐसे टाइम बर्बाद मत किया करो। जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं ना, उनको टाइम इतना बर्बाद करता है दुनिया में कोई नहीं पूछता है, इतना ध्यान रखना। इतना सोने जैसा समय है, अगर बर्बाद किए ना तो कोई पूछेगा नहीं, जिंदगी एकदम से बर्बाद हो जाएगी। हुमायूं खुद सिखा रहा है, देख लो। इतना बड़ा शासक जिसे मारने के लिए वो बंगाल तक चला गया, लौटने पर वही आदमी उसका काम तमाम कर देता है। ये होता है समय। कीमत नहीं करोगे तो समय आपके सामने आपका ही शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा और आपकी जान लेने पे उतारू हो जाएगा, अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो। ये समय बहुत खतरनाक है। उसकी इज्जत करो तो आपको राजा बना देगा, आपको स्वर्ग दे देगा, मतलब आपको जन्नत दे देगा। और उसकी इज्जत नहीं किए ना तो भिखारी से भी बदतर जीवन बना देता है। समय बहुत बलवान होता है। इसकी इज्जत, इसकी कीमत, हर चीज समझना जरूरी है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपको। चलो इधर देखो, जनहित में ज्यादा सुन लेते हो। देखो यहाँ पर क्या था कि जब हुमायूं यहाँ आया तो लगभग 1 साल तक अपनी तैयारी करता है जम के। तैयारी जब करता है तब उसे समझ में आता है कि अब मुझे
एक साल तक ये जब हुमायूं ने अपनी तैयारी की, तो ये दोबारा शेरशाह सूरी थी, इसका दुश्मन था, उसको तो हराएगा ही, बिना हराए मानने वाला है नहीं, इतना तो आप भी जानते हो। ये किसी तरीके से जान बचाया, लेकिन शेरशाह सूरी को छोड़ने वाला नहीं है, अतः ये फिर से आक्रमण करेगा। तो समय था 17 मई 1540 का, और ये कन्नौज, आगरा के जस्ट थोड़ा इधर आएंगे, इधर पूरब की तरफ, तो वो कन्नौज मिलेगा। कन्नौज में एक स्थान है, गांव है बिलग्राम। तो बिलग्राम नामक स्थान पर 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है। और यह युद्ध भी, हुमायूं भले इतना सोचा था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, जीत जाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुमायूं के ही दरबार का एक उसका कवि विद्वान रहता था, उसका नाम था मिर्जा हैदर। मिर्जा हैदर दोगलत लिखता है अपनी किताब में कि हुमायूं के दरबार का विद्वान है, लिखता है कि ये इस युद्ध में ना तो गोली चला ना तो तीर चला, आराम से यह युद्ध शेरशाह सूरी के नाम हो गया। हुमायूं की स्थिति हारने पे आई, हुमायूं यहाँ से भागा, बड़ी तेजी से भागा और कहीं रुका नहीं। ठीक है, इसमें एक जगह रुकता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वो भागा और सीधे गया कहाँ पर, राणा बीरसाल, अमरकोट, आपको पाकिस्तान। 17 मई 1540 को जब यह युद्ध होता है ना, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये कन्नौज के पास बिलग्राम नामक स्थान पर होता है। और इसमें जो हुमायूं का एक विद्वान आदमी था, उसके साथ गया था, विद्वान था, उसका नाम था मिर्जा हैदर दौलत। इसने ये बताता है कि इस युद्ध में ना तो ना तो गोली चली ना तो तीर चला, मतलब इतना आसानी से हुमायूं हार जाता है यहाँ से, और हार के चुपचाप यहाँ से भागता है। और भागता है तो ये आता है यहाँ पर अमरकोट। अमरकोट आपको पाकिस्तान मिलेगा। अमरकोट में राणा बीरसाल, उसका एक दोस्त था, राणा बीरसाल उसका दोस्त था। भाई राजा है, राजा रह चुका है, तो वो भी राजा था, तो राजा का दोस्त तो राजा ही होता है, सिंपल सी बात है। तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में अमरकोट में राणा बीरसाल थे, उनसे इसकी दोस्ती थी, तो ये भाग कर इन्हीं के यहाँ आता है। और यहाँ इनके यहाँ बोलता है यार कि अभी हार गया हूँ, स्थिति ठीक नहीं है, कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है यार, तू मेरा दोस्त है, इसमें कहने वाली क्या बात है, रह जब तक रहना है, जब तक तेरी स्थिति नहीं सही हो जाती तो यहीं रह। ठीक है, तो यहीं ये राणा बीरसाल के महल में रुका था, यहीं कुछ दिन रुका था। और एक दिन ऐसे इसको एक रूम मिला था, रूम में ऐसे घूमता टहलता था। टीवी तो रहती नहीं थी उस टाइम, मोबाइल भी नहीं था कि आप टाइम पास करें, आपके पास तो रहता है टीवी मोबाइल सब है। और भाग के आया था, कोई दोस्त भी नहीं था, शादी भी नहीं हुई थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मतलब कोई पत्नी या बीवी या फिर कुछ नहीं था, एकदम थका अकेला रहता था। एक दिन ऐसे खिड़की पे, मतलब कि महल की खिड़की में से खड़ा हुआ, ऐसे नीचे देख रहा था, तो उससे दूर पर एक मस्जिद दिखाई दी, मतलब कि महल से थोड़ी दूर पर एक मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद देखा तो भाई मुसलमान है, सच्चा मुसलमान खुद को बताता था, तो मस्जिद देखा, देखता रह गया, बड़ी देर तक देखता रह गया, निगाह ही नहीं हट रही थी। अब बताओ मस्जिद में ऐसा क्या देख लिया। दरअसल मस्जिद में उसने एक गुरु को देखा जिनका नाम था मीर अली जामी अकबर। हिंदाल के, हुमायूं के छोटे भाई जो हिंदाल हैं, उनके गुरु थे मीर अली जामी अकबर। ठीक है, उनको उनको नहीं देखा, उनको कौन देखेगा। उनकी एक बिटिया थी 12 साल की, उनकी बेटी थी 12 साल की, इनकी बेटी थी 12 साल की थी। ध्यान रखना, हुमायूं इस टाइम 32-33 साल का है, और इनकी ये बेटी जो है हमीदा बानो 12 साल की है। अब हुमायूं राणा बीरसाल के महल में रहता था, वो कहीं से घूम टहल के आता, खिड़की के पास खड़े हो जाता, ऐसे दिन भर खिड़की पे खड़ा होकर देखता रहता, मस्जिद में देखता रहता, हमेशा देखता रहता। अब रात बेचारा कैसे काटता होगा आप सोचो, रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, रात भर कैसे सोता होगा वही जाने बेचारा। चुपचाप सो जाता था, सुबह जल्दी से उठ के फिर खिड़की के पास खड़ा हो जाता था, देखता रहता था देखता रहता। ऐसे दिन रात देखते देखते वो सोचा इसे कब तक देखेंगे, इसे मिल लेना चाहिए। तो वो गया बीरसाल के पास, बोला कि वो जो तुम्हारे यहाँ पर मस्जिद के सामने बाबा रहते हैं ना, उनकी एक बेटी है 12-13 साल की है, बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ बात करो ना, रिक्वेस्ट कर, प्लीज़ बात करो ना। तो ये बोला अच्छा ठीक है, रुक जा, भी कुछ काम कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन अब राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब इसको एकदम से अंदर से एकदम दिल धक कर रहा है, बात कर ले। ठीक है, तो वो हिंदाल से बोलता है, हिंदाल के तो गुरु थे, हिंदाल से बोलता है कि अपने गुरु से बोलना अपनी बेटी से शादी करवा दे। हिंदाल बोला चुप, उससे मैं शादी करने के चक्कर में लगा, तू शादी करेगा। उसको भी चक्कर चलता। आप अगर हुमायूं नामा पढ़ोगे ना, गुलबदन बेगम ने जो लिखा है, उसकी बहन गुलबदन बेगम उसके साथ रहती थी ना, उसने जो हुमायूं नामा लिखा है उसमें लिखा है कि उसमें हिंदाल खुद चाहता था हमीदा बानो से शादी करने का, लेकिन जब हुमायूं बोला तो हिंदाल बोला चुप भैया जी, भैया वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो हुमायूं बोला यार तू 1-2-3 शादियाँ किया है, तेरा बड़ा भाई अभी तक कुंवारा पड़ा है, मेरे भाई बात कर ले। हुमायूं से हिंदाल से झगड़ा हो जाता है चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में। लड़की बोली मैं 12-13 साल की, मैं हूँ 32 साल का, उससे मैं शादी नहीं करूंगी।
हुमायूं बोला कि कर ले, मैं सम्राट बनने वाला हूँ। तो ये मीर साल से रिक्वेस्ट करता है, बात करे यार प्लीज, बात करे यार। तो जाकर वो बात करता है, तो मीर अली जामी अकबर से बात करता है। तो वो 40 दिन तक रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, मैसेज पे मैसेज, मैसेज में प्लीज प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज मैरी मी, प्लीज मैरी मी, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, मानेगा? सिंपल सी बात है। अंत में हमीदा बानो, अब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे ना तो क्या करेगा? यही तो कहा जाता है ना, अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के चक्कर में लग जाती है, पीछे लग जाती है ना। ये सुने हो गया, शिद्दत से पड़ गया था पीछे। ऐसे ही शिद्दत से अगर किसी लक्ष्य के पीछे पड़ जाए इंसान तो बड़ी आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो हुमायूं देख लो, सबसे बड़ा उदाहरण है हुमायूं, सब कुछ सिखा रहा है आपको। उसके बाद हमीदा बानो से इसकी शादी 1541 में, 1540 में भागा है, न घर है, न नौकरी है, न पापा है, कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी शादी हो गई है। और आज के बच्चों को देखो, ऐसा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से शादी होती है। हुमायूं की स्थिति काफी मजबूत है यहाँ पर इस मामले में, क्योंकि राणा वीर साहब साथ में खड़े हैं और जाके बोले कि बेटी से शादी करा दो, तो करा दिए, कोई बात नहीं है। जब शादी हुई उसके अगले साल ही हमीदा बानो माँ बन गई। तो 1541 में जब इतना रिक्वेस्ट किया तो 1541 में दिन था, शादी का दिन था 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी कर लिया। पत्नी का नाम क्या था? हमीदा। ठीक है, हमीदा बानो। उम्र कितनी थी? 13 साल। ठीक है, और सर जी का उम्र कितना था? सर जी मतलब हुमायूं का उम्र कितना था? तो 13 साल की लड़की ने शादी किया था लगभग 32-33 साल के लड़के से। ठीक है, और इन्हीं से पैदा हुआ कौन? अकबर। तो जब 29 अगस्त 1541 को शादी किया तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर, जस्ट अगले साल अकबर पैदा हो गया। तो देखो ना, महीने ज्यादा हो गए हैं, मतलब पैदा हो गया है। अब अकबर जब पैदा हुआ तो एक चीज तो समझ में आती है कि अकबर इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, और हुमायूं का साम्राज्य देख रहे हो, हुमायूं की स्थिति देख रहे हो, साम्राज्य आया हाथ से निकल गया। कोई विशेष योगदान नहीं कर पा रहा है समाज में। क्यों नहीं कर पा रहा है जानते हो? हुमायूं जब पैदा हुआ था तो बड़ी भागा दौड़ी में था। कौन? बाबर। कभी अफगानिस्तान, कभी तुर्कमेनिस्तान, कभी इधर भारत के क्षेत्र में, कभी पंजाब के क्षेत्र में, बस आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण के आक्रमण। जब भागा दौड़ी में पैदा हुआ था मतलब हुमायूं, तो वो जिंदगी भर भागता ही रह रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, अभी यहाँ आके रुका हुआ है। तो भागा दौड़ी में जो बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कुछ असर दिख ही गया, ये भी भागता हुआ पैदा हुआ है, मतलब जिंदगी भर ये भी भाग ही रहा है। अकबर की स्थिति थोड़ी अलग है। हुमायूं एकदम रेस्ट में है इस समय, राणा वीर साल के महल में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है ना, क्योंकि इधर तो सिरसा सूरी हरा दी है, भाग गया है। आराम से था ये। जब आराम से हो था ना, तो जो बच्चा पैदा हुआ फुर्सत में था, फुर्सत में बच्चा पैदा हुआ था, मतलब कि बहुत फुर्सत से भगवान ने उसे बनाकर भेजा था। इसलिए अकबर थोड़ा सा बहुत अच्छा दिमाग वाला बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, ये कहने का बात है, बस समझ लो कि अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, हुमायूं का साम्राज्य उतना विकसित नहीं हो पाया। क्यों? आप देख लिए कितनी गलतियां की, पिछले वीडियो में बताए थे बहुत सारी गलतियां किए थे, और इस वीडियो में भी बताए बहुत सारी गलतियां किए थे। यहीं तक हुमायूं को रोकते हैं, अभी हुमायूं खत्म नहीं हुआ है, अभी हुमायूं और है। कितना भी कोशिश करें छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बना देंगे तो आप उब जाओगे, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो हुमायूं पार्ट 3 जल्द ही आपके सामने उपस्थित होगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया करें कुछ लोगों के पास। देखो बहुत लोग जानते नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, किसी और के पास शेयर करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसको अच्छा लगेगा तो बार बार देखेगा ना, देखेगा तो आपको भी जानकारी मिल रही है तो उसको भी मिलेगी। हाँ, आशा करते हैं जरूर करोगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।